गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ 12th हिस्ट्री का यूनिट 3, जिसका कि आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये है इस यूनिट का टाइटल। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विषमताएं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की तरफ से। आप लोग मेरे हिसाब से सभी के सभी जाति व्यवस्था से तो परिचित ही होंगे कि जाति व्यवस्था कैसी होती है। ठीक, इस जाति व्यवस्था का हमें काफ़ी ज़्यादा उल्लेख आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेख मिलता है, जिसमें कि सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण और सबसे नीचे शूद्र और उसके नीचे अस्पृश्य लोग हैं। इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं इनकी जीविका की भी चर्चा हमें, जीविका के संदर्भ में भी इनकी चर्चा हमें मिलती है, जिसको कि हम आगे समझेंगे। जाति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि इसके उद्भव को दैवीय व्यवस्था बताया गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, उर से वैश्य और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ था। जिसे कि हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, सामाजिक विषमताओं को दो भाग में हमें बताया गया, वर्ण और जाति। इसे एक दैवीय विशेषता व्यवस्था बनाया गया, अर्थात ये किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं बताया गया, यह एक ईश्वर के द्वारा निर्मित व्यवस्था बताई गई। यह एक सोपानात्मक व्यवस्था थी, सीढ़ी की तरह, जो कि समाज को व्यवस्थित रूप से चलाए जाने के लिए बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है उसमें वर्ण 4 हैं, जातियां अनेक हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी। सामाजिक विषमता का ये दोनों बेसिक आधार यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीविका। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विषमताओं के अंतर्गत। सामाजिक विषमताओं के अंतर्गत कार्यों का निश्चित विभाजन किया गया है। जीविका अर्थात भरण पोषण के लिए किए जाने वाले कार्य, तो इन्हें भी वर्ण के अनुसार बांट दिया गया। ब्राह्मणों के कार्य माने गए वेदों को शिक्षा देना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्षत्रियों का कहा गया कि लोगों को सुरक्षा देना, वेद पढ़ना, न्याय करना, यज्ञ करवाना और दान देना। वैश्य के कर्तव्य माने गए न्याय करना, दान दक्षिणा करना, यज्ञ करना, कृषि करना, गौ सेवा करना और व्यापार करना। और शूद्रों को बताया गया इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, ये तो जीविका का विभाजन था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि जाति और वर्ण के आधार पर क्या राजनीति में भी कुछ परिवर्तन हमें दिख रहा था। तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से हमें पता चलता है कि राजनीति में जाति और वर्ण के लिए इसमें कहा गया है कि शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय ही राजा होंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शक्ति और बल अधिक महत्वपूर्ण थे, यानी कि वास्तविकता ऐसी नहीं थी जैसी शास्त्रों में लिखी गई थी। कैसे? आप लोगों ने देखा है कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उन्हें बहुत से ग्रंथों में निम्न कुल का या शूद्र बताया गया है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं मगध के जो नंद वंश के शासक थे ये भी निम्न कुल के थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो सातवाहन शासक थे वो स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तो सीधे सीधे हमें क्लियर हो जा रहा है कि राजनीति में जाति और वर्ण नहीं था, कोई प्रकार की ये स्थिति नहीं थी। अब अगली चीज आती है हमारी कि श्रेणियों का निर्माण। श्रेणी क्या थी? श्रेणी जो थी वो व्यापारिक एक संगठन था। श्रेणी की सदस्यता शिल्प की विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी, ये व्यवसाय से जुड़ी थी। ठीक है, तो बहुत सारी श्रेणियां, जैसे जैसे नए नए व्यापार प्रारंभ हो रहे थे वैसे ही नई श्रेणियों का भी गठन हो रहा था। जैसे उदाहरण स्वरूप स्वर्णकार, ये एक नई श्रेणी से निर्मित हुई एक जाति है। इसी तरीके से इसका एक उदाहरण हमें रेशम बुनकरों का एक मंदसौर का अभिलेख मिलता है, जिसमें हमें उस रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं कि हमने भी रेशम बुनकरों की बात कही थी। रेशम बुनकरों का जो संस्कृत में एक अभिलेख है उसकी भी चर्चा आपकी बुक में यहाँ पर की गई है। ठीक है,
और उसमें हमें कुछ जो जानकारी है, हमें ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग वैदिक और खगोल शास्त्र में पारंगत हैं, कुछ युद्ध करने में शूरवीर और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। इस तरीके से कुछ चर्चा इसमें की गई है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें एक और बात है कि एक वर्णिकों की चर्चा की गई है। संस्कृत में वर्णिकों को कहा गया है व्यापारी। ठीक है, इस संस्कृत में वर्णिक शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ हो रहा है व्यापारी। ठीक है, और शास्त्रों में व्यापार करने वालों को वैश्य बताया गया है। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मृक्षकटिकम के शूद्रक के नाटक मृक्षकटिकम में लगभग जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। यानी यहाँ पर एक बात हमको समझनी होगी कि वणिक अर्थ मतलब ये नहीं है कि वणिक जो है सिर्फ वैश्य ही है, जबकि मैंने बताया कि शास्त्रों में वैश्यों को व्यापारिक बताया गया, लेकिन वणिक शब्द व्यापारी से जुड़ा हुआ है, किसी वर्ण से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि वणिक लोग जो है, यहाँ चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक बताया गया है। ठीक, तो यहाँ से भी कुछ चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है कि 4 वर्णों से परे एकीकरण। कुछ एक और बात थी कि 4 वर्ण जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो विचित्र, असभ्य, पशुवत रूप में जिनका चित्रण किया गया है। वो हैं, ब्राह्मण ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर बताया है, जिनको अस्पृश्य कहा गया है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। शवों के अंतिम क्रिया, मृत पशुओं को छूने वाला जो है चांडाल कहा गया है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक था सामाजिक विषमता इस अध्याय का, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस यूनिट को समाप्त करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा आज पार्ट 4 ख़त्म हो गया और इसमें 5 पार्ट बनने वाले हैं। आखिरी पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो वीडियो को देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, जिनको ज़रूरत है उन्हें इसे देखने के लिए कहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।